हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, 12th का अकाउंटेंसी पार्ट आज मैं शुरू कर रहा हूं और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है पार्टनरशिप। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी टॉपिक की है। एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का ये कवर करता है पार्टनरशिप। और इसमें एक खास बात दोस्तों ये है कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप इसको बीच में से कहीं स्टार्ट करोगे तो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको फर्स्ट टॉपिक आएगा तो आपको सेकंड भी आएगा और थर्ड भी आएगा एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं से शुरू करोगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करो। तो शुरू से आपको पढ़ना है और आज मैं इसका बेसिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में सबसे पहले बात कर लें कि पार्टनरशिप है क्या। आप लोग पार्टनरशिप वर्ड तो बहुत बार सुना होगा कि दो लोग मिलकर जब कोई काम शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो हमारी बिजनेस लैंग्वेज में सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है वो क्या कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी पर्सनस में रिलेशनशिप, किस चीज़ का रिलेशनशिप, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। किसके लिए शुरू करना है? प्रॉफिट के लिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे किसका? किसी बिजनेस का। कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे उसमें काम कर सकते हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स काम करें। कोई एक या मान लो 3 पार्टनर्स हैं तो मे भी 2 उसमें काम करें और एक मेरी तरह आलसी होगा, वो कहेगा मैं तो सिर्फ पैसा लगाऊंगा, मुझे काम नहीं करना। तो बाकी के 2 पार्टनर्स काम कर सकते हैं। एक भी पार्टनर्स काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो वही कहा गया कि कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी काम कर सकते हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उनमें से कोई भी जो सबके लिए काम कर सकता है। बाकी के पार्टनर सिर्फ कैपिटल लगाएं और कहें भाई अब आप काम करो दूसरे पार्टनर्स को, हमें हमारा शेयर दे देना। तो ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें बात आती है मिनिमम मेंबर्स। तो ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि मिनिमम मेंबर कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। अकेला बंदा क्या ही पार्टनरशिप करेगा। तो मिनिमम मेंबर्स तो इसमें होते हैं 2 और मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? 50, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में लिखा गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए? दैट विल बी 50। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया पार्टनरशिप की बात। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप में हम ऐसा अलग क्या पढ़ने वाले हैं जो 11th में हमने पढ़ा था। दोस्तों 11th में आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी वो अंडर सोल प्रोपराइटर, वो आपने पढ़ी अंडर सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर का मतलब हो गया कि जहां पर एक ही पर्सन है, वही बिजनेस चला रहा है, वही सारे डिसीजन ले रहा है, वही अपना जो प्रॉफिट है वो अपने पास रख रहा है, यानी शेयर नहीं कर रहा क्योंकि पार्टनर कोई नहीं है। तो सोल प्रोपराइटर का मतलब हो गया एक ही पर्सन, अकेला पर्सन अपने बिजनेस को देखे या उसके जितने भी अफेयर्स हैं बिजनेस के, जो भी डिसीजंस हैं वो खुद ले, उसको हम सोल प्रोपराइटर कहते हैं। और ये सोल प्रोपराइटर आपने सारा 11th में पढ़ा। इसमें कुछ अलग अगर बेसिक्स की बात करो तो इसमें बेसिक्स में कुछ चेंजेस आने वाली नहीं हैं। चेंजेस क्या आनी है? आपने 11th में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था एक ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जो हम लास्ट में बनाते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन देखने के लिए, अपनी इनकम निकालने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप क्या बनाते हो? एक बैलेंस शीट बना लेते हो। तो ये आपकी 2 इनको हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। और ये जो बैलेंस शीट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस देखते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट में हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह सब इस बैलेंस शीट में देखते हैं। अब इसमें एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी। ये तो सारा हमने किया अंडर सोल प्रोपराइटर। जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम सीख चुके हैं 11th में। इसके बाद इसकी एक और एक्सटेंशन आती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है
इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अब हुआ क्या कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। अब मान लो हमने पार्टनरशिप फॉर्म बना ली, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक चीज़ और बनाएंगे, इसके साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन जब पार्टनरशिप बनती है तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड होती हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स आए, पैसा लगाया, पार्टनरशिप शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम पैसा लगाते हैं और 2 या से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो फिर कुछ टर्म्स भी डिसाइड होती हैं। क्योंकि टर्म्स डिसाइड होंगी तो उन टर्म्स पे बिजनेस किया जाएगा। अगर हम कोई टर्म्स डिसाइड नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है, प्रॉफिट को कैसे बांटना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कितना दिया जाएगा, कितनी सैलरी कमीशन होगी, अगर ये सब हम डिसाइड नहीं करेंगे फ्यूचर में गड़बड़ हो जाएगी, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो कुछ टर्म्स डिसाइड की जाती हैं, उन टर्म्स के अंडर हमें काम करना है। अब वो जो टर्म्स हैं वो एक पार्टनरशिप डीड होती है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। और जो पार्टनरशिप डीड है वो आप ओरल भी रख सकते हो या फिर रिटन भी रख सकते हो। ओरल का मतलब हो गया वर्बली और रिटन का मतलब हो गया इन राइटिंग यानी लिखित में। तो आप जैसे मर्जी चाहो अपनी पार्टनरशिप डीड बना सकते हो। लेकिन अगर मैं पूछूं कि विच वन इज़ बेटर, ओरल और रिटन, तो हम कहेंगे रिटन ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ओरल में डिस्प्यूट हो सकते हैं लेकिन रिटन में डिस्प्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की हैं हमें उनको लिखा हुआ है, रिटन में है और हम उनको ही फॉलो करेंगे। कल को अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है किसी बात को लेकर, ABC 3 पार्टनर हैं, मान लो A और B में कुछ डिस्प्यूट हो गया किसी बात को लेकर, तो अगर वो रिटन की फॉर्म में है तो वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने देखना है जो लिखा गया है डीड में हमने उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर वो डिस्प्यूट ओरल के केस में हुआ तो वो सॉल्व नहीं होगा, उससे क्या होगा, फ्रिक्शंस बढ़ेंगे और पार्टनरशिप टूट भी सकती है। तो कोई भी समझदार इंसान है, पर्सन है, वो हमेशा अपनी पार्टनरशिप डीड को रिटन की फॉर्म में रखेगा ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो। लेकिन ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, आप जैसे मर्जी चाहो अपनी पार्टनरशिप डीड बना सकते हो। तो अगर हमने पार्टनरशिप डीड रिटन में बना दी है तो उसमें फिर हमें कोई चीज़ और फॉलो करने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यही देखना है कि लिखा क्या गया है उसके अंदर और उसी को फॉलो करना है। लेकिन अगर वो ओरल है तो उसमें कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं उसके बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ। अब मेन चीज़ की पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे किस तरह का बिजनेस करेंगे, बिजनेस का नाम क्या होगा, पार्टनर्स के नेम, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन कितना करेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, ड्राइंग्स कितनी कर सकता है पार्टनर, ड्राइंग्स पे उसको कितना इंटरेस्ट देना होगा, सैलरी या कमीशन कितनी होगी, किस तरह का बिजनेस होगा, ड्यूरेशन कितनी होगी, जितनी मर्जी चीज़ें आप उसमें डाल दो तो उसके कंटेंट में आ जाएगा कि क्या क्या है पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड रिटन नहीं है और ओरल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या रूल फॉलो करने हैं। तो वो रूल भी हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दिए गए हैं कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं है, ओरल है, या अगर रिटन में भी है लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर पार्टनरशिप में कुछ बताया नहीं गया, डीड में लिखा नहीं गया, साइलेंट है, उस केस में हमें क्या रूल फॉलो करने हैं। तो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड रिटन में भी है लेकिन कुछ पॉइंट्स को लेकर उसमें क्लियर नहीं है कि क्या करना है, साइलेंट है, इन दैट केस हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं। तो रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका मेन जो हमारा मोटिव है वो तो प्रॉफिट अर्न करना ही है, तो सबसे पहला फोकस ही हमारा किस पे होगा,
प्रॉफिट पे। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड ओरल रखी है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, तो आपको प्रॉफिट सब पार्टनर्स में इक्वल बांटना है। अब देखिए, ओरल अगर होगा तो ये नुकसान है, किसी न किसी पार्टनर को नुकसान है इक्वल शेयर। क्यों? क्योंकि मान लो ABC पार्टनर हैं, इसने 5 लाख लगाया है, इसने 2 लाख लगाया है, इसने 1 लाख लगाया है। तो अगर A ने ज़्यादा पैसा लगाया है, ऑब्वियसली इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन अब बात यह है, क्योंकि ओरल में पार्टनरशिप डीड है या साइलेंट है कि प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो हमें इक्वल बांटना पड़ेगा। तो A को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्यों? 5 लाख लगाया था, प्रॉफिट तो सब में बराबर बटा। अगर मान लो 9,000 प्रॉफिट आता तो 3,000 तीनों में बटेगा। तो भाई इसको ज़्यादा पैसा लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो नुकसान है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में हो और रिटर्न में भी प्रॉफिट शेयर रेशियो दी हो कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहली चीज़ आ गई कि आपका जो प्रॉफिट है डजेंट मैटर किसने कितना पैसा लगाया है, सब में बराबर ही बटेगा। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? ये तो आई थिंक आप सबको पता होगा, आपने 11th पढ़ा हुआ है। कैपिटल मतलब आसान भाषा में जो पैसा हम किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाते हैं। तो इसी तरह पार्टनर्स ने जो पैसा किसी हम पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने में लगाया, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी मैं बता दूं, नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। एक और नुकसान पार्टनरशिप डीड ओरल में बनाने का, क्या नुकसान? कि कैपिटल पे इंटरेस्ट किसी को नहीं मिलेगा। अब वही बात जैसे मैं कह रहा था कि ABC 3 पार्टनर हैं, कैपिटल A ने ज़्यादा लगाई है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न रखा होता तो उसकी कैपिटल ज़्यादा थी तो उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता। लेकिन क्या हुआ कि पार्टनरशिप डीड ओरल है तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी वो पार्टनर जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है उसको नुकसान हो रहा है। चलिए, थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स तो आप सबको पता होगा, जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया वो थी कैपिटल, और उसी पैसों में से या बिजनेस में से हमने कुछ पैसा या एसेट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अगर पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करता है तो उसको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना? तो नॉट चार्ज्ड, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ना कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट उनसे लिया जाएगा। और ये भी एक गलत चीज़ होगी, क्योंकि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट इसलिए रखा जाता है कि पार्टनर्स को डिस्करेज किया जा सके कि ज़्यादा बिजनेस से वो पैसा ना निकालें। क्योंकि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होगा तो पार्टनर्स 10 बार सोचेगा कि पैसा निकालूं या नहीं निकालूं, क्योंकि निकालेगा तो उसको पता है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट उसको नहीं देना, तो कोई भी पार्टनर पैसा अपनी मर्जी से निकाल सकता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी पार्टनर से नहीं लिया जाता। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए, लोन मतलब एक लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब जो आपने लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। लेकिन याद रखना ये है कि लोन किसने दिया है? अगर किसी पार्टनर ने दिया, नॉट कि किसी बैंक ने लोन दिया। बैंक को तो इंटरेस्ट आपने देना ही है जितना बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर मान लो ABC 3 पार्टनर हैं और हमें उनको पार्टनरशिप में पैसों की ज़रूरत पड़ी है, उसमें से एक पार्टनर के पास पैसा है, वो एज ए लोन दे देता है, तो जिस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है उसको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। अगर रिटर्न पार्टनरशिप डीड है तो जितना लिखा होगा उतना देना है, और अगर नहीं लिखी ओरल है तो उस केस में जो पार्टनर लोन दे रहा है उसको 6% पर एनम हमें साल का इंटरेस्ट पे करना ही है। ये इन केस की पार्टनरशिप डीड ओरल में है। और लास्ट, सैलरी और कमीशन किसी पार्टनर्स को नहीं मिलेगी, तो इसमें भी नुकसान है।
सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स बिजनेस को चलाएं, कोई पैसा लगा के खुद बैठ सकता है एक साइड में कि आप बिजनेस करो, मुझे मेरा शेयर दे देना। उस केस में जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनको अगर सैलरी का प्रोविज़न होगा तो उनको ये लगेगा कि ठीक है, अगर एक पार्टनर घर बैठा हुआ है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम भी काम करने के बदले में सैलरी ले रहे हैं या कमीशन ले रहे हैं। लेकिन वो तब होगा जब पार्टनरशिप डीड रिटन में होगी। ओरल में है तो अगेन ये नुकसान है उस पार्टनर को जो बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहा है, उसको ना तो सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगी। सो सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को अलाउड नहीं है। ये 5 बेसिक चीज़ें आपको पूरी पार्टनरशिप में याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% हमें हर हाल में पे करना है। तो ये हैं रूल्स जहां पर पार्टनरशिप डीड ओरल में है या अगर रिटन में भी है तो उसमें इनके बारे में कुछ बोला नहीं गया, मतलब साइलेंट है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये बताया गया है 1932 में कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें हम नया क्या सीखेंगे। पार्टनरशिप में 12th में हम नया क्या सीखेंगे। नया जैसे मैंने कहा कि आपने जो 11th है वहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और सीधे उसके बाद बैलेंस शीट बना दी। जो भी प्रॉफिट आया बैलेंस शीट में प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर दिया, लॉस है तो कैपिटल में से माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो आपको मतलब पता ही है, 11th में आप देख चुके हो। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो भाई यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट निकलेगा वो पार्टनर्स के एक्सपेंस देने के बाद, पार्टनर्स को उनके एक्सपेंसेस जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, पार्टनर्स के लिए इंडिविजुअली इनकम होंगी, फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, वो देने के बाद। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब क्या है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की जो है, या पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स की कमीशन है, और जो प्रॉफिट बच गया सारे पार्टनर्स के सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद उस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि ये चीज़ें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कर सकते थे, वहीं पे पार्टनर्स के खर्चे लेते, वहां पे भी तो कर सकते हैं, हम क्यों अलग से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंसेस डालते थे, आपको याद होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें हर हाल में देने हैं। इन एक्सपेंसेस को एज ए चार्ज कहा जाता है। एज ए चार्ज का मतलब हो गया कि वो एक्सपेंस जो आपको हर हाल में पे कर रहे हैं, डजंट मैटर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब आपको एम्प्लॉइज़ की सैलरी देनी है तो उसमें एम्प्लॉइज़ को क्या है, एम्प्लॉइज़ क्या क्यों देखेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसको क्या पड़ा है, उसको तो अपनी सैलरी की है, उसने काम किया, वो तो सैलरी लेगा। या आपने रेंट देना है तो लैंडलॉर्ड को भी क्या पड़ा है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसको भी रेंट से मतलब है, वो भी आपसे रेंट लेगा। तो ये वो खर्चे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो एक्सपेंसेस आते हैं जो हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें हर हाल में पे करने हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो एक्सपेंस आते हैं जो हमें प्रॉफिट हो तो पे करना है, प्रॉफिट हो तो नहीं पे करना। और वो एक्सपेंसेस जैसे पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर्स की कमीशन और पार्टनर्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाते हैं। तो इसको एप्रोप्रिएशन इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं है तो मत करो। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया तो पार्टनर्स को सैलरी थोड़ी ना मिलेगी, पार्टनर्स तो ओनर्स हैं। एम्प्लॉइज़ और ओनर्स में यही फ़र्क है, एम्प्लॉइज़ को हमें जो पैसा देना है वो हमें हर हाल में देना है, लेकिन ओनर जो मालिक है उसको तो तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ वो खर्चे डाल देते हैं जो प्रॉफिट हो तो तब पार्टनर्स को देने हैं, नहीं हो तो नहीं देने, अनलेस अदरवाइज मेंशन किया हो। तो अब इसको बनाने का तरीका क्या है, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट,
डेबिट साइड में जितने एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप नेट प्रॉफिट निकालते हो एंड में, वही प्रॉफिट आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड में चला जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा आप यहाँ पे लिख दोगे। और साथ में क्या आएगा यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने ड्राइंग्स अगर कर रखी हैं और पार्टनरशिप डीड रिटर्न में है तो उसमें ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो भी दिया होगा कि कितना इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाएगा। तो पार्टनर्स ने जो इंटरेस्ट दिया, पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन हम पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं तो उसके लिए ये बिजनेस फर्म के लिए ये इनकम है। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई थी उस पे जो इंटरेस्ट है, एक तो आपको वो देना है अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में है। तो जो भी सपोज करो A और B दो पार्टनर्स हैं, उनका जो भी इंटरेस्ट होगा टोटल करके आपने ऐसे बाहर निकाल देना है। उसके बाद अगर पार्टनर्स को सैलरी का प्रोविज़न भी है पार्टनरशिप डीड में, तो जो भी पार्टनर्स की सैलरी बनेगी साल की वो आपने दे देनी है। उसके बाद अगर कमीशन है, पार्टनर्स को कमीशन भी देनी है तो वो भी आपको पे कर देनी है। उसके बाद टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व, अगर हम कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब रिजर्व क्या है, फ्यूचर के लिए हम जो पैसा सेव करते हैं, जैसे हम अपने घर में क्या करते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है मंथली उसमें से कुछ पैसा तो खर्च कर देते हैं और कुछ फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। सेम बिजनेस में भी होता है, हम यहाँ पे सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में नहीं बांट देते, कुछ प्रॉफिट हम बिजनेस में ही रहने देते हैं ताकि फ्यूचर में वो हमारे काम आ सके। अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत हो तो वो पैसा हम वहाँ से यूज़ कर सके, उसको रिजर्व कहते हैं। तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व, अब रिजर्व भी तभी बनेगा जब आपके पास प्रॉफिट होगा, तो वो भी आपने लिख देना है। तो ये जो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ ये पार्टनर्स को नहीं जाता, ये रिजर्व में जाएगा, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अब फिर आपने क्या करना है, टोटल करना है। इस साइड का टोटल करो, इनकम वाली साइड है, इसमें से सारे यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर दो। अब जो बचेगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ का टोटल 1 लाख आता है और यहाँ से यहाँ का टोटल 80,000 है, तो 1 लाख में से 80,000 आपके एक्सपेंसेस हो गए, माइनस कर दिए, बाकी बचा 20,000। वो प्रॉफिट A और B में बट जाएगा, जो भी उनकी एग्रीड रेशो होगी। तो उस रेशो में हम उस प्रॉफिट को यहाँ पे बांट लेंगे और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखना आपने, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं डाली, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, वो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि मैंने कहा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट 6% देना ही देना है, ओरल पार्टनरशिप डीड में अभी बताया था, और अगर रिटर्न हो तब भी देना है। तो ये इंटरेस्ट वो है जो एज ए चार्ज, मतलब हर हाल में आपको उस पार्टनर को देना है जिसने लोन दिया हुआ है। तो ये एज ए चार्ज है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये पेयर नहीं होता। सिंपल तरीका, नेट प्रॉफिट लिख लिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की हैं उस पर जो इंटरेस्ट दिया है फर्म के लिए वो इनकम है, टोटल कर लिया। और पार्टनर्स के लिए जो पार्टनर्स को जो फर्म ने दिया, फॉर एग्जांपल कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया या सैलरी या कमीशन, पार्टनर्स की इंडिविजुअल इनकम है लेकिन फर्म के लिए तो एक्सपेंस है और हम फर्म का बना रहे हैं। तो जितने भी एक्सपेंस है यहाँ पे डाल दिए, टोटल कर लेना है क्रेडिट साइड का, टोटल में से डेबिट साइड माइनस करो, जो प्रॉफिट बचा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। फिर उस प्रॉफिट को आप बाकी पार्टनर्स में जो भी पार्टनर्स हैं उनमें बांट लोगे, जो भी एग्रीड रेशो क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो आई होप इतना आपको आज क्लियर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद कल इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर आगे कैपिटल की तरफ फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।